कैसे हैं मेरे साथियों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए जुड़ते हैं अपनी दूसरी क्लास में। आशा है आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम मनोविज्ञान श्रृंखला में अपना दूसरा पार्ट आप सबके समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। जैसा यदि आपने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। तो उसमें वीडियो में मैंने मनोविज्ञान की पूरी जो बुनियादी स्तर की जानकारी है वो मैंने दी है। बुनियादी स्तर की जानकारी क्योंकि मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे आई मनोविज्ञान, एक क्लू, एक बेसिक तौर पर हम आपको समझाए दे रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, हम पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या थी। हमने पढ़ा मनोविज्ञान 4 हिस्से में बटी हुई थी। कितने हिस्सों में बटी हुई थी? 4। मनोविज्ञान को हमने आत्मा का विज्ञान माना। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद हमने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, और उसके बाद हमने चेतना का विज्ञान माना, और वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। हमने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान का जनक कौन है? तो आत्मा के विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। मन के विज्ञान के जनक कौन है? तो मन के विज्ञान के जनक हैं पाम्पानोजी। और उसके बाद बात आती है कि चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो चेतना का विज्ञान विलियम वुंट साहब ने इसे, विलियम वुंट जिनने इसे चेतना का विज्ञान कहा। और व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन ने कहा, जिनका पूरा नाम था जॉन ब्रोडस वाटसन। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझाए दे रहे हैं कि फिर मनोविज्ञान कहाँ से हम लोग चले थे। फिर मैंने बताया था कि आत्मा का विज्ञान का क्या कारण था। तो जो आत्मा का विज्ञान माना गया, तो अरस्तु ने कहा, जो हमारे महान दर्शन शास्त्री थे, और क्योंकि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान की माँ दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। मनोविज्ञान 2 शब्दों से बना है, साइकोलॉजी इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहा जाता है, और साइकोलॉजी को 2 मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। गैरिट ने साइकोलॉजी को साइको प्लस लोगस, इसमें साइकी का अर्थ बताया है। जो साइकी और लोगस ये दोनों शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं, जिसमें गैरिट ने बताया है कि जो साइकी शब्द है इसका अर्थ है आत्मा, जबकि इसके ठीक विपरीत जब 1600 ईस्वी में पाम्पानोजी इसकी परिभाषा देते हैं अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, तब वो कहते हैं कि इसका अर्थ मन या मस्तिष्क है, जिसकी पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हम एक पूरे बुनियादी स्तर से चलते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मनोविज्ञान का सिलेबस दूंगा। और मेरी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आने वाले समय में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जुड़ जाइए और सारी की सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। आत्मा का विज्ञान था क्यों? आत्मा का विज्ञान जब अरस्तु आए, उन्होंने मनोविज्ञान तो आत्मा का विज्ञान माना, तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा थी, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पांचों स्वतंत्र रूप से ज्ञान उपलब्ध कराती हैं आत्मा को। आत्मा को जब ज्ञान का बोध होता है वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। लेकिन 1600 ईस्वी में पाम्पानोजी ने इस बात को अस्वीकारीकरण किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता, आत्मा अमूर्त है, आत्मा तब कोई रंग या रूप या आकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान साइकोलॉजी को माना। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, और उन्होंने कहा कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पांचों स्वतंत्र रूप से हमारे मस्तिष्क को ज्ञान उपलब्ध कराती है। लेकिन इनमें भी वही कमियां थी। उसके बाद जब 1700 ईस्वी में
हमारे विलियम वुंड साहब आते हैं तो वो इस चीज का स्वीकार्यता करते हुए कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी पांचों आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन पांचों से हम क्या करते हैं, हम संवेदना करते हैं। हम किसी चीज को महसूस करते हैं और वास्तविकता भी हम किसी चीज को संवेदना से ही जानते हैं। संवेदना के बाद हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिसमें हम नाम, पहचान और व्याख्या करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के बाद हमारे अंदर सूझ आती है और सूझ से ही हम किसी समस्या या समाधान का फिर संज्ञान आता है और ध्यान आने के बाद ही हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। विलियम वुंड साहब ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिन शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में अपनी प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो अंतर्दर्शन विधि पर आधारित थी। मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप देने वाले हमारे विलियम वुंड साहब थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाया, क्योंकि उन्होंने उस पर प्रयोग किए। 1879-1880 में मनोविज्ञान का स्वतंत्र रूप से विज्ञान माना गया। 1900 ईस्वी में क्या होता है, जब जेबी वाटसन आते हैं। जेबी वाटसन विलियम मैकडूगल साहब अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो चेतना है उसे बुरा शब्द बताते हैं और चेतना की जगह पर व्यवहार शब्द का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ तक की पूरी बात अपने पिछले वीडियो में पूरी विस्तृत कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ, आत्मा का जन्म अरस्तु हो गए, मन या मस्तिष्क का पंपन हो जी, चेतना था विलियम वुंड और व्यवहारवाद का जन्म जेबी वाटसन हो गए। फिर हम इनका बता चुके थे अरस्तु तो जनक था, अरस्तु की परिभाषा क्या थी, पंपनोजी की परिभाषा क्या थी, विलियम वुंड साहब ने कहा। तो 1879 में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्जिन शहर में जर्मनी में इन्होंने स्थापना की थी और विश्वविद्यालय का नाम था जो लिप्जिन विश्वविद्यालय था। लिप्जिन विश्वविद्यालय था। आज हम चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, मनोविश्लेषणवाद है, या बहुत जितने भी वाद हैं, उन सब पर हम विस्तृत चर्चा आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले अपने जो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन से थे। तो मनोविज्ञान का सबसे पहला जो संप्रदाय था वो संरचनावाद संप्रदाय था। इस संप्रदाय संरचनावाद का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो विलियम वुंड साहब थे और जो समर्थनकर्ता थे वो एटलर थे, बेडफोर्ड थे, टिचनर थे। जो संरचनावाद संप्रदाय था, इसकी जो स्थापना थी, जिस पर जो कार्य किया था, जो संरचना के बारे में जानकारी बताई, वो बताने वाले सबसे पहले हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे, जो इसके संस्थापक हैं, वो शिक्षा शास्त्री थे विलियम वुंड साहब। संरचनावाद के बाद आया प्रकारवाद। प्रकारवाद संप्रदाय के बारे में जो जानकारी थी वो हमारे विलियम जेम्स ने दी, जो हमारे अमेरिका के निवासी थे। विलियम वुंड साहब के बारे में हम जानते थे जो जर्मनी के हैं, जो कहाँ थे, जर्मनी के थे। और समर्थनकर्ता में प्रकारवाद के जो समर्थनकर्ता थे वो जेम्स मैथीन टाइटल थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक जो प्रकारवाद के संप्रदाय के थे, ये बाद में व्यवहारवाद संप्रदाय में चले जाते हैं। उसके बाद जो बताते हैं शिक्षण जो सिद्धांत देते हैं, जो विधियां देते हैं, उसके बाद बहुत सारे हम थॉर्नडाइक पे लगभग 2 या 3 वीडियो बनाए देते थे। थॉर्नडाइक एक ऐसा है जिसपे यूपी टेट, सीटेट और एस्टेट का बड़ा पसंदीदा शिक्षा शास्त्री हैं। थॉर्नडाइक के बारे में बहुधा पूछ ही लिया जाता, एक आधा प्रश्न तो थॉर्नडाइक के बारे में कभी ना कभी बन जाता है। तो सबसे पहले किस संप्रदाय में शामिल रहे थॉर्नडाइक, तो सबसे पहले वो प्रकारवादी थे। प्रकारवादी के बाद वो व्यवहारवादी बनते हैं बाद में। फिर जब आता है व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में क्या था, तो व्यवहारवाद संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो जॉन ब्रोडस वाटसन है, जिनका नाम है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का पूरा नाम है जॉन ब्रोडस वाटसन। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया है। व्यवहार शब्द का तब प्रयोग हुआ 1908 ईस्वी में, इस पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने किया। तो विलियम मैकडूगल यहाँ पर है, ईबी पाउलो है, वीएफ स्टीनर है, सीएल हल है, थॉर्नडाइक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो हमारे संरचनावाद के संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हमारे विलियम वुंड है। प्रकारवाद के जो हमारे संस्थापक हैं वो हमारे विलियम जेम्स हैं, और जो हमारे व्यवहारवाद के संस्थापक हैं वो जॉन ब्रोडस वाटसन हैं। तो संरचनावाद के संस्थापक
हमें सत्य संस्थापक जरूर आने चाहिए, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम पता तो हो कहाँ से कौन सी चीज आ रही है। अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब जब हम शुरुआती स्तर पर सारे शिक्षा शास्त्रियों के नाम जान जाएंगे, आपको अगर आप सीटेट यूपीटेट एस्टेट देने जा रहे हैं तो आप बीएड बीटीसी करते आए होंगे तो आपने इन सारे शिक्षा शास्त्रियों के नाम सुने होंगे, आपके लिए कोई नया नहीं होगा। फिर भी अगर कोई नया है तो आप तो सारे नाम पहले ही बताए दिए जा रहे हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। आपको पहले से ही जानकारी है कि कौन से संप्रदाय में किस मनोवैज्ञानिक ने काम किया। तो संरचनावाद संप्रदाय की अगर बात आती है तो सबसे पहले बात आई थी इससे विलियम वुंट साहब होंगे, एडवर्ड होंगे, वैडफोर्ड होंगे, टिचनर होंगे। प्रतारवादी संस्थापक है तो इसमें विलियम जेम्स होंगे और इसमें जेम्स मैथन क्लैटल होंगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक होंगे, रोलैंड एजिल होंगे और जॉन ड्यूबी जो हैं। जॉन ड्यूबी किस संप्रदाय से थे तो जॉन ड्यूबी हमारे प्रतारवादी संप्रदाय के संबंध रखते थे। किस संप्रदाय के समर्थन करता थे, पूछ लिया जाता है कि जॉन ड्यूबी किस संप्रदाय के समर्थन करता थे तो वो प्रतारवाद संप्रदाय के समर्थन करता थे। उसके बाद पूछ लिया जाता है व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे तो व्यवहारवाद के संस्थापक थे जॉन रॉडस वाटसन। अगर व्यवहारवाद के समर्थनकर्ता में पूछा जाए या व्यवहारवाद के और शिक्षा शास्त्रों में पूछा जाए तो आपके व्यवहारवाद के अनेक जो शिक्षा शास्त्री हैं उनमें क्लार्क एल हल हैं, ईपी पाउलो हैं, स्किनर हैं, वुडवर्थ हैं, विलियम मैकडूगल हैं और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। तो चलिए आगे जो हमारे संप्रदाय बच्चे हैं उन पर बात करते हैं। बात आती है हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमारा संरचनावाद संप्रदाय था, उसके बाद प्रतारवादी संप्रदाय और प्रतारवाद के बाद व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद के बाद आता है हमारा संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद का संप्रदाय का मतलब होता है जो ज्ञान पर आधारित हो। इन्होंने माना है कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो अधिगम होता है वो बहुत जल्दी होता है, शीघ्र होता है, तत्काल होता है, तुरंत होता है। इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय कौन था या गेस्टाल्टवाद का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन हुए तो सबसे प्रसिद्ध गेस्टाल्टवाद के शिक्षा शास्त्री हुए वोल्फगंग कोहलर, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोहलर किससे संपर्क रखते थे, किस संप्रदाय से थे तो कोहलर हमारे संज्ञानवाद संप्रदाय से थे। संज्ञानवाद संप्रदाय का जनक किससे कहा जाता है तो संज्ञानवाद संप्रदाय का जनक मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। मैक्स वर्दिमर तो संज्ञानवाद का संप्रदाय का जनक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे या संज्ञानवाद पर सबसे ज्यादा काम करने वाले शिक्षा शास्त्री कौन थे तो वो शिक्षा शास्त्री थे हमारे वोल्फगंग कोहलर। अभी इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा आदि एक संप्रदाय के बारे में आदि पूरी आपकी जानकारी विस्तृत हम देने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ एक ट्रेलर के माध्यम से आपको बता रहे थे कौन कौन से संप्रदाय पर हम बात करेंगे। मनोविश्लेषण संप्रदाय क्या है तो मनोविश्लेषण संप्रदाय के संस्थापक हैं सिगमंड फ्रायड महोदय, जिन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, और जिन्होंने पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम सिगमंड फ्रायड पर बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। किसी दिन अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं लाइव क्लास सिगमंड फ्रायड पर ले लूंगा। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो मैं सिगमंड फ्रायड पर लाइव क्लास लूंगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड मेरे सबसे पसंदीदा शिक्षा शास्त्रों में एक हैं। जॉन वाटसन, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो कोहलर और सिगमंड फ्रायड, अल्बर्ट बंडूरा, इन सब के बारे में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने पर। इन लोगों ने बहुत शिक्षा शास्त्र में बताया है, दर्शन दिया है कि किस प्रकार से मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए समर्थनकर्ता थे एडलर थे और कार्ल यूंग थे। कार्ल यूंग के बारे में, एडलर के बारे में जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। आइए उसके बाद आता है मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने दिया और प्रेरित संप्रदाय हमारा विलियम मैकडूगल ने दिया। तो हमने बात की है 7 संप्रदाय थी। सबसे पहले हमने बताया संरचनावाद, फिर बताया प्रेरित, फिर सबसे पहले हमने बताया संरचनावाद संप्रदाय, फिर प्रचारवादी संप्रदाय, उसके बाद व्यवहारवाद संप्रदाय, फिर हमने बताया संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, फिर हमने बताया गेस्टाल्ट के बाद आया फिर हमारा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, और मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बाद आया हमारा मानवतावाद संप्रदाय, और मानवतावाद संप्रदाय के बाद आया हमारा प्रेरित संप्रदाय। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले संरचनावाद संप्रदाय क्या है। क्या है संरचनावाद संप्रदाय, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला संप्रदाय था हमारा संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय हम बता चुके हैं कि विलियम वुंट
जी ने इसकी जो स्थापना थी वो संप्रदाय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात हम करते हैं संप्रदाय आखिर क्या है। संप्रदाय का मतलब होता है एक स्कूल या विद्यालय या संस्थान जिसके द्वारा किसी विषय पर अध्ययन किया जाता है। संरचनावाद संप्रदाय जिसे निर्मितवाद या निर्माणवाद भी कहा जाता था। संरचनावाद संप्रदाय के दो नाम और हैं, या तो इसे निर्मितवाद या निर्माणवाद संप्रदाय कहा जाता है। इस सिद्धांत पर सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो सबसे ज्यादा महत्व दिया गया अंतर्दर्शन विधि पर। किस विधि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? इस सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया अंतर्दर्शन विधि पर। अंतर्दर्शन विधि पर हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो विलियम वुंड साहब थे, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? इन्होंने संवेदना पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया और इन्हें अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। तो अदर प्रश्न बन जाता है कि संरचनावाद को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो संरचनावाद को निर्मितवाद या निर्माणवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न एक और बनता है इसमें से कि संरचनावाद या संप्रदायवाद मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय था? तो मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद संप्रदाय तो कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, तो मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय निर्मितवाद, निर्माणवाद या संरचनावाद संप्रदाय है। इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व संवेदना को दिया गया। संवेदना मतलब चेतना को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया? तो इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा महत्व चेतना, संवेदना को दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं विलियम वुंड साहब ने चेतना का विज्ञान दिया और इसलिए विलियम वुंड साहब का जो संप्रदाय होगा वो संप्रदाय सबसे ज्यादा फोकस संवेदना पर देगा। क्योंकि इन्होंने बताया है कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना ही होती है। विलियम वुंड जी के अनुसार संवेदना का निर्माण इंद्रियों से होता है। इन्होंने बताया कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमारी पांचों इंद्रियां हमारे ज्ञान को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करती हैं और संवेदना करती हैं। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना को बताया। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना को बताया। संरचनावाद में विलियम वुंड साहब ने बताया था कि जो है हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक पांचों हैं, सबसे पहले क्या करती हैं? किसी चीज को संवेदना करती हैं। संवेदना होने के बाद जो हमारा मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान होता है। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या है? तो वो संवेदना है का प्रथम ज्ञान। उसके बाद जब हम किसी चीज की संवेदना करते हैं, उसके बाद हम करते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण। किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण जब हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण पर हम क्या करते हैं? किसी चीज का नाम जानते हैं, पहचान जानते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कल भी हमने बताया था कि क्या होता है कि जैसे ही हम कहीं अचानक सोते लेटे हैं, सोने के बाद हमारे अंदर ऊपर से जैसे छत से छिपकली गिर पड़ती है, तो छिपकली गिरने के बाद एकदम हम चौंक से जाते हैं। तो हमें क्या हुआ? हमारी त्वचा ने संवेदन किया, हमें उससे कहीं ना कहीं स्पर्श हुआ और मुझे पता चला तो क्या है, तो हमने एकदम क्या दिया? संवेदना थी। संवेदना के बाद हमने क्या किया? प्रत्यक्षीकरण। हमने देखा, हमने आंखों से देखा, तो हमारी दूसरी इंद्रिय ने क्या किया? उसका प्रत्यक्षीकरण किया। उसके बाद क्या हुआ? हमारे अंदर आई सूझ में क्या करते हैं? सूझ से हम देखते हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। छिपकली मेरे ऊपर आई तो हम हाथ मारेंगे, फेंकेंगे उसे, क्योंकि काट लेगी ना। नाम हमने जान लिया, छिपकली है। सूझ, अब हमारे अंदर ध्यान आया, संज्ञान, जिसे हम मनोविज्ञान में बोलते हैं संज्ञान। मनोविज्ञानी भाषा में हम इसे कहते हैं संज्ञान। और संज्ञान से हमने क्या कहा कि अब हम इस छिपकली को अपने ऊपर से फेंक देना चाहिए। तब क्या हुआ? संज्ञान से हमारा हुआ समस्या समाधान। तो इस तरीके से विलियम वुंड साहब को संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1879 में लिप्जिंग शहर में एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम संप्रदाय मनोविज्ञान का कौन है? तो हम जानते हैं या तो संरचनावाद, निर्मितवाद या निर्माणवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कहा जाता है। ये चीज आप लोगों से पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके
समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, हम आपको पूरी। और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा विस्तृत हम आपको इसलिए लिखते दे रहे हैं बोर्ड पर ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और आगे पढ़ सकें, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए मेरे साथियों मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको बोर्ड पर दे रहा हूं, तो आप लोग एक जिस मेहनत से मैं लगा हुआ हूं इसी मेहनत से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए अच्छा बेहतर स्कोर करने के लिए। जरूरी नहीं होता है कि हम अच्छा स्कोर, एक आत्मविश्वास के साथ जुड़िए और मेहनत करिए। देखिए आप 120 प्लस कैसे कर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते नहीं आप 120 प्लस कर जाएंगे बिना पढ़े, भाई संभव नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि किसी चीज का अधिगम तभी संभव है जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे, अनुकरण करेंगे और उसको करने की जिज्ञासा हमारे अंदर होगी, तभी वो अधिगम कारगर होगा। इसलिए हम बार बार बताते हैं, एक चीज को हम इतना विस्तृत बता देते हैं कि आप तो शायद ये दोबारा पढ़ना पड़े, तो इसलिए एक बार नोट्स बना लीजिए हर संडे। तो हम तभी ना तभी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसकी टेस्ट सीरीज लाएंगे और टेस्ट कराएंगे। हम आगे चलते हैं। संरचनावाद संप्रदाय के बाद हमारा आता है दूसरा संप्रदाय, प्रकारवादी संप्रदाय। उसके बाद हमारा आता है प्रकारवादी संप्रदाय। प्रकारवादी संप्रदाय की स्थापना कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो विलियम वुंड साहब के साथ ही कार्य करते थे, लेकिन बाद में क्या होता है ये विलियम वुंड साहब का साथ छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं, इस पर इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही इंद्रियां जो हैं वो प्रत्यक्षीकरण करती हैं सबसे पहले, और इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया। और सन 1895 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, अपनी मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला अमेरिका में, ये कहाँ थे? अमेरिका में स्थापित की। इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया कि मानव की जो इंद्रियां होती हैं वो प्रत्यक्षीकरण करती हैं, वो नाम जानती हैं, वो पहचानती हैं और वो व्याख्या करती हैं। तब जो मानव के अंदर ज्ञान आता है उससे वो किसी समस्या का समाधान करता है। तो क्या हुआ, हम प्रकारवादी संप्रदाय के बारे में जान चुके हैं। प्रकारवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो प्रकारवादी संप्रदाय के संस्थापक थे विलियम जेम्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पसंदीदा संप्रदाय है, व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में किसने क्या कहा और क्यों व्यवहारवाद तो अपनाया गया और क्यों व्यवहारवाद तो सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय क्या है? व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हमारे जे.बी. वाटसन साहब हैं। तो कौन है? जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन तो व्यवहारवाद संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। व्यवहारवाद पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो था, दो शब्द थे, उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया। व्यवहारवाद का जो इन्होंने कहा, व्यवहारवादियों का मानना है कि जो व्यवहार का निर्माण है वो उद्दीपक या अनुक्रिया से होता है, इसलिए आनुवांशिक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने आनुवांशिक गुणों को नकार दिया और इन्होंने वातावरण को सबसे ज्यादा क्या माना? व्यवहार का कारण माना। यहां तक कि वाटसन ने तो अपने पुस्तक व्यवहार कहा है कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, मैं बिना योग्यता परखे उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चोर बना सकता हूं। अर्थात उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 शिशु दे दीजिए, मैं उसकी कोई भी योग्यता नहीं परखूंगा और उसे जो चाहूं वो बना सकता हूं। मतलब कहने का मतलब उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो पर्सनालिटीज होती है, जो व्यवहार होता है, वो आनुवंशिकता से नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो जैसे उद्दीपक दिए जाएंगे, जैसी अनुक्रियाएं कराई जाएंगी, वैसे ही व्यक्ति का निर्माण होता चला जाएगा। व्यक्ति का व्यवहार उद्दीपक और अनुक्रिया पर आश्रित होता है, ना कि व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिक गुणों पर आधारित होता है। व्यवहारवाद कि जो सन 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर, तो आप वाटसन कहाँ थे? वाटसन कहाँ थे? तो वाटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। कौन थे? प्रोफेसर थे, शिक्षा शास्त्री थे और जिन्होंने व्यवहारवाद की घोषणा की। व्यवहारवाद की घोषणा कब की गई? तो 1913 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? तो जे.बी. वाटसन के द्वारा की गई। कहाँ की गई? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में की गई। और किस शब्द थी? तो व्यवहारवाद की स्थापना की गई। व्यवहार क्या है? व्यवहार शब्द क्या है?
मैंने कल भी बताया था व्यवहार शब्द है मानसिक स्थिरता, बाह्य रूप या बाह्य स्थिति व्यवहार कहलाती है। मानसिक स्थिति था वह जो व्यवहार क्या है, जो हम बाह्य क्रियाएं करते हैं, ऐसी क्रियाएं जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें परखा जा सके, वो हमारा व्यवहार है। व्यवहार क्या है, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप या बाह्य स्थिति व्यवहार कहलाता है। व्यवहारवाद जो पुस्तक थी, व्यवहारवाद पुस्तक, बिहेवियरिज्म पुस्तक किसकी थी, तो बिहेवियरिज्म पुस्तक थी 1994 में लिखी गई थी, 1924 में लिखी गई थी वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, वाटसन के द्वारा लिखी गई, और जो पूर्णतः पूरे तरीके से व्यवहारवाद पर आधारित थी। व्यवहारवादियों ने माना अगर उद्दीपक आता है, और हम पहले ही भी बात कर चुके हैं व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री कौन है, तो व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री में हमारे क्लार्क हल है, एडवर्ली थांडाइट है, स्किनर है, पाउलो है। इन सब लोगों ने उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की। तो जहां उद्दीपक और अनुक्रिया आता है वहां हम सबसे पहले जान जाते हैं कि यह व्यवहारवाद संप्रदाय है। व्यवहारवाद संप्रदाय ने सबसे ज्यादा जोर दिया उद्दीपक और अनुक्रिया पर। इन्होंने कहा कि आनुवंशिक गुण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते, जबकि व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपक और अनुक्रिया प्रभावित करती है। तो अब हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आपको संरचनावाद संप्रदाय, प्रचारवाद संप्रदाय और व्यवहारवाद संप्रदाय की पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये संप्रदाय किस लिए है और किस तरीके से इन संप्रदाय के बारे में क्यों इनका नाम कैसे रखा गया। अब हम बात करते हैं अपने आदि संप्रदाय में संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय क्या है, चलिए आगे चलते हैं और गेस्टाल्टवाद के बारे में भी इसी तरीके से पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी और व्यापक चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं संज्ञानवाद की। संज्ञानवाद के संस्थापक कौन थे, तो संज्ञानवाद के संस्थापक थे मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो जर्मनी के निवासी थे, और संज्ञानवाद को तीन नामों से जाना जाता है। तो संज्ञानवाद को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है, समग्रवाद कहा जाता है, संपूर्णवाद कहा जाता है और पूर्णवाद कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो गेस्टाल्टवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से हुई। किस शब्द से हुई, गेस्टाल्ट शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है समग्र, पूर्ण या संपूर्णाकार। अर्थात जो पूरा है, समग्र है या संपूर्णाकार, उसे गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। ये गेस्टाल्टवाद एक ऐसी विधि पर चलता है उसमें तो तथ्य हैं पूर्ण से अंश की ओर, जो पूरा है उसको अंश की ओर, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दिया जाता है। ये विधि प्रायः बच्चों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसके लिए किशोरावस्था में इसका बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहारवाद संप्रदाय के विरोध हुआ, इन्होंने विरोध किया व्यवहारवाद संप्रदाय का। इन्होंने कहा, क्योंकि व्यवहारवादियों का इन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि व्यवहारवादियों ने कहा कि पशु, पक्षी, मानव सब तो अधिगम कराया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। गेस्टाल्टवादियों ने कहा नहीं, सिर्फ मानव तो अध्ययन कराया जा सकता है, अधिगम कराया जा सकता है, बाकी किसी तो अधिगम नहीं कराया जा सकता है। जबकि व्यवहारवादियों का मानना था कि मानव, पशु, पक्षी सब तो अधिगम कराया जा सकता है, जबकि गेस्टाल्टवाद से विपरीत वो कहते थे कि सिर्फ मानव तो अध्ययन अधिगम कराया जा सकता है। व्यवहारवादी कहते थे कि मानव यंत्रवत होता है, यह जो अधिगम था वो यंत्रवत, मानव तो यंत्रवत मानता था, जबकि गेस्टाल्टवाद यंत्रवत नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो गेस्टाल्टवादियों का मानना है, जो मैक्स वर्दीमर का मानना है, जो कोहलर का मानना है, जो वोल्फगंग कोहलर का मानना है, लॉर्ड कर्ट लेविन-टोफ्स्का का मानना है, वो कहते हैं कि मानव का ज्ञान जो अधिगम होता है वो अचानक होता है, लेकिन व्यवहारवादियों का मानना है कि जो अधिगम होता है वो अचानक नहीं होता है, इसलिए काफी लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है, और जब उद्दीपक के साथ लगातार अनुक्रिया की जाती है तब जाकर के अधिगम स्थापित होता है। जबकि गेस्टाल्टवाद कहते थे कि इसमें कोई अनुक्रिया नहीं की जाती है, अधिगम अचानक होता है, तुरंत होता है, ये बुद्धि पर आधारित होता है या ध्यान पर आधारित होता है, और यह समस्या समाधान पर आधारित होता है। जबकि व्यवहारवादियों ने कहा कि नहीं, अधिगम उद्दीपक से होता है, अनुक्रिया से होता है, वातावरण द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि संज्ञानवादियों ने व्यवहारवाद संप्रदाय का भरसक विरोध किया। तो मेरे साथियों, हमने आज संरचनावाद
संप्रदाय पढ़ लिया, प्रतारवाद संप्रदाय पढ़ लिया, व्यवहारवाद संप्रदाय पढ़ लिया और संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद या सम्मतवाद या संपूर्णवाद या पूर्णवाद संप्रदाय पढ़ लिया। अब मेरा बचा है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्रायड के बारे में बहुत सारी जानकारी देनी है आप लोगों को, इसलिए मैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की पूरी एक अलग वीडियो छोटी सी आप सबको दे दूंगा। इस अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो अपने सभी साथियों तक जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं और मनोविज्ञान को जानना चाहते हैं किस तरीके से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, कहाँ से आई मनोविज्ञान, तो अगर आपको मेरी कोशिश थोड़ी सी भी 10% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों तक पहुंचे, सहपाठियों तक पहुंच सके, ताकि सबका भला हो सके। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी प्लेज और शेयर कीजिए। जय हिंद।